हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और बच्चों देखो, आज आपसे जैसा प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए। क्लास 11th चैप्टर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में जब हम एक्सरसाइज 3.2 से पहले जितने कॉन्सेप्ट है उनको समझ रहे थे, तो हमने कहा था कि 3.2 इंट्रोडक्शन के ना एक फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था, वो आप देखना प्लेलिस्ट में जाके। ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। इसमें मैं इंट्रोडक्शन को और आगे कंटिन्यू करता हूँ। बच्चों, ये जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक्सरसाइज से पहले जितने कॉन्सेप्ट है अपने को सब आना चाहिए, ठीक है। सीधा एक्सरसाइज पे कूद जाओगे, उस बात का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो हमें ये आना चाहिए, ये आएगा तभी हम एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो वही है कि मैथ्स में कितना ही याद कर लोगे, अगर समझोगे नहीं तो याद ही करोगे फिर। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो, जहां तक हमने पार्ट नंबर 1 में किया था ना, 3.2 के इंट्रोडक्शन के पार्ट नंबर 1 में हमने जहां तक किया था, उससे आगे देखते हैं। तो बच्चों देखो, उसके आगे क्या लिखा हुआ है। हमने ना ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, इनकी वैल्यू देखी थी इस पे। तो एक बार इस टेबल को मैं बना देता हूं। देखो, ये है 0 या फिर 2 पाई रेडियन, ये है 30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन, ये है 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन, ये है 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन, 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन, 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन, 270 डिग्री या फिर 3π/2 रेडियन। अब इसके बाद 360 आया तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब बच्चों देखो, एक बात बताओ, ये तो आपको याद है कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है। भाई देखो, हमने कहा था जो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, सही है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, सही है। अब बच्चों याद है, मैंने आपको इसके पिछले इंट्रोडक्शन में बताया था कि साइन की वैल्यू 1π, 2π, 3π, 4π, 5π पे क्या होती है 0। तो इसको मैं 1π तो लिख सकता हूं, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी 0 होगी क्या। अब बच्चों मैं इस पे आया 3π/2 पे। अब मैंने ना उस सर्कल को इमेजिन किया जो कि पिछले पार्ट में समझाया था। मैंने कहा था देखो, अगर एक सर्कल बनाऊं, अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो मैंने कहा यहाँ पे 0 था, यहाँ पे π/2 था, यहाँ पे पाई था, यहाँ पे क्या था 3π/2। अब मैंने कहा नीचे की तरफ जो कोऑर्डिनेट मिले थे वो मिले थे 0, -1। तो ये वाला x होता है, ये वाला क्या होता है y। तो जो साइन x था, जो साइन का कोऑर्डिनेट था, उसमें 3π/2 पे आंसर क्या था -1। तो यहाँ क्या लिख दिया -1, सही है। अब cos पे आओ, तो मैंने कहा cos 0 1 होता है, cos 30 होता है √3/2, cos 45 होता है 1/√2, cos 60 होता है 1/2, सही है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ cos 90 कितना होता है, सबको पता है 0। अब मैं कहता हूँ बच्चों एक बात बताओ, cos की वैल्यू 180 पे, तो मैंने कहा cos की वैल्यू मुझे यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट था -1, 0, तो ये वाला cos था, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -1। अब बच्चों मेरे को cos की वैल्यू चाहिए 3π/2 पे, तो मैंने कहा cos की वैल्यू ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, चाहे 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। cos की वैल्यू जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है उस पे कहाँ होती है 0, 2n+1 π/2 पे। अब मैंने कहा बस मुझे यही दोनों तो चाहिए थे, अब मैं बाकी तो इन्हीं से बना दूंगा। मैंने कहा देखो, tan क्या होता है sin बाय cos, ये हो गया 0, इसकी वैल्यू आएगी tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। tan 45 1, ये होता है √3, और tan 90 क्या होगा, तो tan 90 होगा sin 90 अपॉन cos 90, तो 1/0, यानी इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड, सही है। फिर मैं आगे गया तो मैंने कहा मुझे tan की वैल्यू चाहिए पाई पे, तो tan पाई की वैल्यू होगी 0/-1, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। अब tan की वैल्यू चाहिए 3π/2 पे, तो -1/0, यानी ये भी क्या हो गया अनडिफाइंड। अब आगे चलो cot पे, तो मैंने कहा cot तो tan का ही उल्टा होता है, तो 1/0, ये हो गया अनडिफाइंड, ये हो गया √3, ये हो गया 1, ये हो गया 1/√3। अच्छा, अब बच्चों देखो, किसी भी नंबर के नीचे 0 आता है तो आंसर है इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी नीचे आ गया तो आंसर क्या है 0। अब आगे चलो, यहाँ 0 ऊपर है, यहाँ 0 नीचे, तो आंसर क्या हो गया इन्फिनिटी। और यहाँ आओ तो यहाँ इन्फिनिटी ऊपर, यहाँ इन्फिनिटी नीचे, तो आंसर क्या हो गया 0। अब sec पे आओ, तो sec तो cos का ही उल्टा होता है, तो इन वैल्यूज को पलट के लिखता रहूंगा। अब ये क्या हो गया √2, ये 2। अब देखो 0 ऊपर था 0 नीचे, तो ये क्या हो गया इन्फिनिटी। -1 का उल्टा -1, और ये नीचे चला गया तो 1/0, फिर से क्या हो गया इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है क्या इस बात में। अब मैं cosec की बात करूंगा, तो cosec तो साइन का उल्टा है, तो 1/0 इन्फिनिटी। अच्छा, ये क्या है भाई 1/2, इसका उल्टा 2, ये √2, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2/√3,
√3, इसका उल्टा 1, ये हो गया 1/0, ये क्या हो गया इन्फिनिटी, और ये हो गया 1/-1, तो आंसर क्या -1। तो बच्चों देखो ये अपनी टेबल बनेगी जिसमें 90 तक की वैल्यूज तो आपको 10th में भी याद है, बस जो एक्स्ट्रा है वो यही तो है। तो इतना तो मैं याद कर ही सकता हूँ कि साइन की वैल्यू पाई पे 0 होगी, 3π/2 पे -1 होगी, और कॉस की वैल्यू जस्ट उल्टा, अगर साइन की वैल्यू पाई पे 0 होगी ना तो कॉस की वैल्यू पाई पे 0 नहीं होगी, -1 होगी, और साइन की वैल्यू 3π/2 पे -1 होगी ना तो कॉस की वैल्यू 3π/2 पे 0 होगी। बाकी तो हमने इन्हीं से बना दिया, ठीक है। आओ बच्चों अब आगे चलेंगे। आगे जो अपने को नेक्स्ट टॉपिक समझना वो ये है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है ना, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है कौन कौन से, sin x, cos x, tan x, ठीक है। फिर उसके बाद साइन का उल्टा cosec x, cos का उल्टा sec x और tan का उल्टा cot x। ये जो 6 अपने पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, इनका हमें साइन देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जब आप ऐसे गए एंटी क्लॉकवाइज, सही है, तो आप देखो पहले यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहीं आ गए। तो मैंने कहा यहाँ से आप यहाँ गए ना तो आप 0 से 90 तक गए, यानी 0 से π/2, क्योंकि अब रेडियन में बात करेंगे इसमें, तो 0 रेडियन से π/2 रेडियन तक गए। तो मैं कहता हूँ 0 से π/2 रेडियन जो होगा ना वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो मैं बोलूंगा ये तो पहला क्वाड्रेंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला। अब मैं कहता हूँ π/2 से पाई, तो मैं कहता हूँ π/2 से पाई रेडियन तब की जब बात होगी ना तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सही है। अब पाई से 3π/2, तो पाई से 3π/2 जब इस रेडियन की बात होगी ना तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ 3π/2 से 2π, तो मैं कहता हूँ 3π/2 से 2π रेडियन की जब बात होगी ना तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, सही है। अब मैं कहता हूं ना जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। तो बच्चों इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप इसको याद रखोगे कि ना एक लाइन है जिस लाइन का मतलब है ऐड शुगर टू कॉफी। क्या याद रखोगे, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। देखो बच्चों ऐड में ए है ना तो ए से है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब बच्चों देखो जो भी यहाँ पे आ रहा है ना वो पॉजिटिव, तो मैंने कहा जो पहला वाला क्वाड्रेंट है ना उसमें 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव है। मतलब मैंने कहा sin x, cos x, tan x, ठीक है, cosec x, sec x, cot x, इन सबके साइन जो है ना वो कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव। मतलब जब आपका जो एंगल है वो 0 से लेके π/2 के बीच में होगा ना तब इन सबकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। अब बच्चों यहाँ पे आओ, ऑल के बाद अब क्या है, शुगर। तो शुगर किससे शुरू है, एस से, और एस से और क्या शुरू होता है, साइन। तो मैंने कहा साइन एक्स, और साइन का उल्टा क्या होगा, देखो साइन और साइन का उल्टा, इसका उल्टा होता है कॉसेक एक्स। तो मैंने कहा जो दूसरा क्वाड्रेंट है ना उसमें sin x और cosec x जो है वो पॉजिटिव है। वो कैसा है, पॉजिटिव। अब इन दोनों को छोड़ के जो भी बच गए ना, इन दोनों को छोड़ के जो भी बच गए वो सब नेगेटिव। तो मैंने कहा कि रेस्ट अदर आर नेगेटिव। समझ आया आपको। देखो मैंने कहा इसमें सब के सब पॉजिटिव, इसमें एस से होता है साइन और साइन का उल्टा कॉसेक, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। थर्ड पे आओ, थर्ड पे, इसको 2 से बताया था, थर्ड पे आओ। तो मैं कहता हूँ थर्ड में ऐड शुगर 2, टी से क्या होता है, tan x, और tan का उल्टा क्या होता है, cot x। तो मैंने कहा इसमें ना tan x और cot x क्या होंगे, पॉजिटिव। और जो बाकी बच गए ना, बाकी जो 4 बच गए वो कैसे होंगे, नेगेटिव। अब यहाँ पे आओ, ऐड शुगर टू कॉफी। अब C से हो गया cos, C से क्या हो गया, cos x, और cos का उल्टा sec x। तो मैंने कहा ये जो चौथा क्वाड्रेंट है ना इसमें cos x और sec x क्या होंगे, पॉजिटिव, और इनको छोड़ के जो बच गए वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो रेस्ट अदर ऑल नेगेटिव। समझ आया आपको। दोबारा बताता हूँ, ट्रिक ये है, थोड़ा सा हौच पौच हो गया ना। ट्रिक ये है कि ऐड शुगर टू कॉफी, पहले क्वाड्रेंट में ए से ऐड, ए से ऑल, सब के सब पॉजिटिव। दूसरे क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, एस से शुगर, एस से साइन, तो साइन और उसका उल्टा cosx पॉजिटिव। थर्ड पे आओ तो ऐड शुगर 2 से t से tan, और tan का उल्टा cot। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में मैंने कहा कॉफी, C से कॉफी, C से cos, तो cos और उसका उल्टा sec पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। समझ आया, ये बना दो।
अब यहाँ पे बच्चों मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, इसके जवाब देना। मैंने कहा जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ, दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। अब मैंने कहा बताओ यहाँ पे साइन एक्स क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया पहले क्वाड्रेंट में बात करोगे ना तो चाहे साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, टेन एक्स हो, कॉट एक्स हो, सेक एक्स हो, कॉसेक एक्स हो, इन सबके साइन कैसे होंगे, पॉजिटिव, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरे क्वाड्रेंट में बात करोगे तो ऐड शुगर, एस से क्या होता है साइन, और साइन के अलावा साइन का उल्टा कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अच्छा, इसका मतलब मैंने पूछा यहाँ पे tan क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया हमने याद किया था कि S से शुगर और S से साइन और उसका उल्टा कॉसेक तो पॉजिटिव है, लेकिन tan तो यहाँ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब tan यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। मैंने यहाँ पे तुमसे पूछा cos क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव है, लेकिन cos तो नेगेटिव। यहाँ पे ऐड शुगर 2, तो मैंने कहा tan और उसका उल्टा cot, यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव। मैंने पूछा यहाँ पे साइन क्या होगा, तो आप बोलोगे tan और cot को छोड़ के ना थर्ड क्वाड्रेंट में सब कुछ क्या होंगे, नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन क्या हो गया, नेगेटिव। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चौथे में मैंने कहा ऐड शुगर 2 कॉफी, तो हो गया कॉस, और कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक, ये दोनों तो पॉजिटिव है। मैंने कहा यहाँ पे साइन कैसा होगा, यहाँ पे tan कैसा होगा, तो आप बोलोगे जैसे मैं चौथे क्वाड्रेंट में आया ना तो कॉस और सेक तो पॉजिटिव है, लेकिन बाकी सब क्या हो गए, नेगेटिव, तो ये भी हो गया नेगेटिव और ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। समझ आया? अब बच्चों देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है इसके आगे बुक में, बच्चों इसके आगे ना 2 बातें लिखी हुई है, लेकिन उन 2 बातों को समझाने के लिए मैं एक फिगर का यूज करूंगा। मैंने कहा ये एक यूनिट सर्कल बना दिया, तो यहाँ पे है सेंटर, ये हो गया रेडियस, ठीक है। अब मैंने कहा मुझे बताओ इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, तो मैंने कहा ये वाला पॉइंट कुछ ऐसे बनेगा और ये वाला पॉइंट कुछ ऐसे। अब मैंने कहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मैं इसमें गया हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये होगा पॉजिटिव एक्स, और मैं यहाँ से गया हूँ क्लॉकवाइज, तो ये होगा नेगेटिव एक्स, कोई दिक्कत। अब मैंने कहा एक यूनिट सर्कल का हर एक पॉइंट एक ही तो कोऑर्डिनेट देता है, कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, सही है, और ये भी क्या देगा, कॉस। अब बच्चों देखो x नहीं है, ये माइनस एक्स है, तो ये देगा कॉस ऑफ माइनस एक्स और साइन ऑफ माइनस एक्स। अब मैंने कहा एक बात बताओ, ये जो कॉस एक्स है ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, x, और जो ये कॉस वाई है ये कौन सा है, y। फिर से ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है, x, और ये वाला कौन सा कोऑर्डिनेट है, y। कोई दिक्कत है इस बात में? अब मैंने कहा बच्चों जरा ध्यान से समझना, मैंने कहा बस मैंने डायरेक्शन ही तो बदली है, यहाँ से भी x एंगल दिया और यहाँ से भी कौन सा एंगल दिया है, x। तो मैं कहूँगा एक बात बताओ, cos x है x, तो मैंने कहा x तो ये वाला साइड है, अरे हाँ है ना। तो मैंने कहा अगर मैं इसको और इसको देखूं तो देखो ना, इसके लिए x वाला पार्ट है cos x और इसके लिए x वाला पार्ट है cos ऑफ माइनस x, लेकिन दोनों के लिए ये वाला पार्ट तो बराबर है ना, तो मैं यहाँ से ही नहीं कह सकता जो cos x है वो बराबर है cos ऑफ माइनस x के, कह दिया क्या, सही है। अब मैंने कहा एक बात बताओ, ये है ये y कोऑर्डिनेट है, तो y कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे बनाऊंगा कुछ, तो मैंने कहा ये वाला जो पार्ट है ना ये है साइन एक्स और ये वाला जो पार्ट है क्या है, साइन ऑफ माइनस एक्स, सही है। अब बच्चों ये बताओ, ये जो साइन ऑफ माइनस एक्स है कौन सी डायरेक्शन में है, नेगेटिव, तो मैं ये नहीं बोलूंगा अगर ऊपर वाले को मैं देता हूं पॉजिटिव तो नीचे वाले को क्या दूंगा, नेगेटिव, तो मैं सीधा सीधा ये बोलूंगा साइन ऑफ माइनस एक्स जो होगा ना वो असल में कुछ नहीं है, डायरेक्शन पलट के दिख दूंगा, ये बराबर होगा माइनस ऑफ साइन एक्स के। तो बच्चों यहाँ से जो लॉजिक है वो लॉजिक सिर्फ छोटा सा ये है कि कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया, देखो ये नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए था। देखो मैंने कहा कभी भी ऐसा आई cos ऑफ माइनस एक्स तो इसको आप सीधा cos x देख सकते हो, लेकिन कभी ऐसा आए ना cos ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स तो माइनस बाहर निकलेगा और ये होगा माइनस साइन एक्स। एग्जाम्पल दो भैया, दो भाई एग्जाम्पल दे दो। मैंने कहा साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3, सही है, ऐसा एग्जाम्पल आ गया तो इसको आप माइनस साइन पाई बाई 3 लिख सकते हो। लेकिन कभी ऐसा एग्जाम्पल आया cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 तो इसको आप माइनस बाहर नहीं निकालोगे, इसको आप सीधा cos पाई बाई 3 भी लिख सकते हो। समझ आया? ये समझा रहा था, इसे नोट करो। तो बच्चों आगे चलते हैं। अब हमें जो देखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से समझना। अब जो हमें समझना वो है डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। मतलब जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस थे ना हमारे पास, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ये जो 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, थोड़ा आराम से बोलता हूँ, ये जो 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास, इन 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का हमारे को डोमेन चाहिए, हमें रेंज चाहिए और हमें ना इनका ग्राफ बनाना है कि जो इसका ग्राफ बुक में दे रखा है, खतरनाक सा ग्राफ जो बनाया हुआ है वो बना कैसे।
भाई हाउ पॉसिबल। देखो भाई एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं दिखना चाहता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो भाई पहले साइन एक्स का देखते हैं, ये बहुत प्यारा बच्चा है हमारा। अब साइन एक्स को समझने के लिए ना हमें ना इसका डोमेन चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए भाई, रेंज भी चाहिए। अच्छा, अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे आप में से जो थोड़े से ज़्यादा समझदार होते हैं, हमेशा ही होते हैं, तो ना उनको ना थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि डोमेन और रेंज होता क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, बता देते हैं, इसलिए तो हैं हम यहाँ पे। तो डोमेन और रेंज का मतलब क्या है, तो बच्चों एक फंक्शन से समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब मैं कहता हूँ एक बात बताओ बच्चों, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू बदलूंगा क्या एफ एक्स की वैल्यू नहीं बदलेगी। मैंने कहा अगर मैं x की वैल्यू 1 दूंगा तो एफ एक्स की वैल्यू आएगी 1 + 1 2। x की वैल्यू मैं 2 दूंगा तो जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी 2 + 1 3। अच्छा, तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बदलता हूँ एफ एक्स की वैल्यू बदलती है। तो बच्चों किसी फंक्शन में जो x की वैल्यू होती है ना वो असल में होता है डोमेन, कि x की मैं कितनी पॉसिबल वैल्यूज रख सकता हूँ, x की मैं कितनी पॉसिबल वैल्यूज रख सकता हूँ, वो क्या होगा डोमेन। और जब मैं डोमेन रखता हूँ ना तो उससे जो एफ एक्स की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज आएगी, एफ एक्स की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज आएगी ना वो पॉसिबल वैल्यूज होती है हमारे पास रेंज। समझ आ रहा है। तो x की जितनी वैल्यूज होगी वो होगी डोमेन, और x की वैल्यू रखने से जो एफ एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी रेंज। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब मैं समझाता हूं एक एक करके कि डोमेन रखोगे क्या। तो असल में डोमेन में देखो ना, साइन एक्स में x ही तो आप रखते हो, तो मैंने कहा साइन एक्स में इस x की वैल्यू, साइन एक्स में इस x की वैल्यू। तो बच्चों साइन एक्स जो है ना, साइन एक्स वो एक इंडिपेंडेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, तो मैं कहूंगा x कैन बी ऑल रियल नंबर्स, और मैं कैसे दिखाऊंगा r से। तो मैं कहूंगा डोमेन आया कितना, तो डोमेन आ गया r। तो बच्चों डोमेन तो मिल गया। अब मैं रेंज की बात करता हूं कि जो साइन एक्स है उसका रेंज क्या होगा। तो बच्चों मैंने कहा एक बात बताओ, साइन एक्स की सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सबसे मिनिमम वैल्यू है -1। और मैं बोलूंगा ये बताओ साइन एक्स की सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे +1। भाई यही तो हमें पता है। तो मैं कहता हूं इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो क्या सकती है। भाई फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो रेंज होती है, और इस x की वैल्यू डोमेन होती है। तो x में मैं सब के सब रियल नंबर रख सकता हूं, तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो आ गया रियल नंबर। अब इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो फंक्शन तो साइन है ना, तो साइन की मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो मैं कहूंगा जो रेंज होगी ना, रेंज वो होगी क्लोज ब्रैकेट -1 से 1। सही है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा -1 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और -1 से 1 के बीच में भी हो सकती है। सही है, तो रेंज आ गया आपका क्लोज ब्रैकेट -1 से 1, और डोमेन आ गया आपका रियल नंबर्स। सही है, तो एक बार इसे नोट करो। ठीक है, अच्छा तो मैंने कहा ये मुझे जगह चाहिए, मैं यहाँ बनाऊंगा ग्राफ, सुंदर सा ग्राफ। यहाँ पे मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, जिसका जो डोमेन आया है, डोमेन वो आया है ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज आया है ना वो आया क्लोज ब्रैकेट -1 से 1। अब इसका ग्राफ क्या होगा, तो मेरे को देखना है ग्राफ ऑफ साइन एक्स, इसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो एक ग्राफ बनाए। सबसे पहले बच्चों ना मुझे ना कुछ वैल्यूज चाहिए साइन एक्स की। सही है, तो मैं ना यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ ये बताओ साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, तो आप बोलोगे साइन 0 जो होता है ना वो 0 होता है। अच्छा, साइन की वैल्यू π/2 यानी साइन 90 क्या होता है 1। साइन की वैल्यू पाई यानी साइन 180 क्या होगा, तो बच्चों आपको पता है साइन की वैल्यू n पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पे क्या होती है 0। साइन की वैल्यू 3π/2 पे क्या होगी, तो आप बोलोगे साइन की वैल्यू 3π/2 पे क्या होती है, तो यार हमें पता है साइन की वैल्यू 3π/2 पे होती है -1। टेबल बनवाई थी ना। अच्छा, अब यहाँ पे हो, इसकी बात करेंगे बच्चों। आगे ना मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि ये आपको याद नहीं करना, ये आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो आगे बात करेंगे, अभी ये समझो। अच्छा, अब ना जस्ट मेरे को नेगेटिव लेना है, तो साइन 0 तो यार 0 ही रहेगा। मैं कहता हूँ साइन
माइनस पाई बाई टू क्या होगा? तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था अभी कि जो साइन ऑफ माइनस एक्स होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, ये पढ़ाया था। तो मैंने कहा साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू असल में माइनस साइन ऑफ पाई बाई टू के बराबर है। तो मैं कहता हूँ माइनस साइन पाई बाई टू क्या है? 1। तो इसकी वैल्यू आ गई -1, सही है। तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू -1। अब मैं कहता हूँ साइन ऑफ माइनस पाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस साइन ऑफ पाई, और साइन पाई क्या है? 0, तो साइन ऑफ माइनस पाई भी 0। फिर मैं लिखना चाहता हूँ साइन ऑफ -3 पाई बाई टू। ये क्या होगा बच्चों? क्यों लिख रहा हूँ समझाऊंगा। तो इसको मैं लिखूंगा माइनस साइन 3 पाई बाई टू, -1 इंटू साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू -1, तो ये हो गया +1, सही है। एक बार यहां तक नोट करो। अब बच्चों देखो ये वैल्यूज ना मैं यहां लिखूंगा क्योंकि ना मुझे चाहिए, तो मैं लिखना चाहता हूं साइन 0 की वैल्यू है 0, साइन पाई बाई टू की वैल्यू है 1, साइन पाई की वैल्यू है 0, साइन 3 पाई बाई टू की वैल्यू है -1, सही है। फिर आगे साइन 0 0 साइन माइनस पाई बाई टू -1, तो साइन माइनस पाई बाई टू -1, साइन माइनस पाई 0 और साइन -3 पाई बाई टू +1, सही है। अब ये क्यों लिखवा रहा हूं अभी बताऊंगा। अब बच्चों देखो, अब जो हम ग्राफ बनाएंगे ना उसमें 2 एक्सिस बनाएंगे। सबसे पहले मैंने बना दिया एक एक्स एक्सिस और मैं एक बनाऊंगा वाई एक्सिस, बना दिया ऐसे। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये दिखा रही है +1 को। किसको दिखा रही है? +1 को। ये वाली वैल्यू दिखा रही है 0 को, और ये वाली वैल्यू दिखा रही है -1 को। थोड़ा पास बना देता हूँ, ज़्यादा ऊपर हो गया। ये वाली वैल्यू किसको दिखा रही है? -1 को, सही है। अब मैं कहता हूँ ये 0 है, अब यहाँ से ये दिखा रही है, ये दिखा रही है पाई बाई टू को, ये दिखा रही है पाई को, ये दिखा रही है 3 पाई बाई टू को, और ये दिखा रही है 2 पाई को, सही है। ये दिखा रही है माइनस पाई बाई टू को, ये माइनस पाई, ये -3 पाई बाई टू, और ये -2 पाई, सही है। अब बच्चों मेरे को ये बताओ, मेरे को साइन की वैल्यू चाहिए ना, मेरे को साइन की क्या चाहिए? वैल्यू। तो ये बताओ साइन की वैल्यू 0 पे क्या होती है? 0, तो एक पॉइंट तो यही हो गया। अच्छा, साइन की वैल्यू पाई बाई टू पे क्या होती है? 1, तो पाई बाई टू पे वैल्यू मुझे क्या चाहिए? 1, तो ये वाला पॉइंट यहाँ बनेगा। अब मैं कहता हूँ साइन की वैल्यू पाई पे क्या होती है? 0, तो पाई पे 0, ये वाला पॉइंट। साइन की वैल्यू 3 पाई बाई टू पे -1, तो 3 पाई बाई टू पे जो -1 बनेगा वो कुछ यहाँ बनेगा। और साइन की वैल्यू 2 पाई, तो भाई 0 पे 2 पाई पे सब पे क्या होती है? 0, तो यही बनेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू n पाई पे 0 होगी ना, तो 2 पाई पे भी 0 होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। अच्छा, अब इस तरफ आओ, साइन की 0 पे तो 0 रहेगी, साइन की -पाई बाई टू पे क्या हो जाएगी? -1, तो यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं। अच्छा, फिर -पाई पे क्या हो जाएगी? 0। अच्छा, -3 पाई बाई टू पे हो जाएगी +1, तो ये है कुछ यहाँ, और -2 पाई पे क्या हो जाएगी? 0। अब बच्चों मैंने कहा कि एक बात बताओ, हमने एक यूनिट सर्कल बनाया था, यूनिट सर्कल, तो हमने कहा था इस यूनिट सर्कल में हम कैसे जा रहे हैं? तो हम ना एक कर्व तरीके से जा रहे हैं, कर्व तरीके से जा रहे हैं। तो जितने भी जो ग्राफ बनते हैं वो भी कर्व तरीके से बनते हैं, समझे? तो देखो बनेगा कैसे। अब मैंने कहा मुझे 0 से इसको मिलाना है, फिर इसको मिलाना है, तो मैंने कहा 0 से सबसे पहले मुझे इस पॉइंट को मिलाना है, सही है, फिर मुझे इस पॉइंट को मिलाना है, फिर मुझे इस पॉइंट को मिलाना है, तो मुझे इस पॉइंट को मिलाना है ना, और इसी को आगे मुझे कंटिन्यू करना है, इसको मिलाना है, इस पॉइंट को मिलाना है, सही है, फिर इस पॉइंट को मिलाना है और इसको मिलाना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, साइन का ग्राफ कुछ ऐसा बना, देखो आपके सामने साइन का ग्राफ, ये क्या है? तो ये है fx इक्वल टू साइन x की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, समझ आया? तो देखो बच्चों साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपके सामने। बच्चों आगे चलेंगे, आगे देखना cos x की बात करेंगे। बच्चों देखो एक ग्राफ समझाने में टाइम लगता है, अब जब आप बेस लॉजिक समझ गए ना, अब ये सब फटाफट हो जाएंगे। अब cos x की बात करेंगे, तो बच्चों डोमेन में ना x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो ऑल रियल नंबर्स, तो डोमेन इसका हो गया R। रेंज क्या होगा? तो बच्चों देखो ना, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज की बात कर दूं, तो बच्चों देखो ना ज्यादा तो करनी नहीं है, तो बस मेरे को इतना ध्यान रखना है कि जो cos 0 होता है वो क्या होता है? cos 0 होता है 1। अच्छा, cos 90 क्या होता है? तो cos 90 होता है 0। cos 180 क्या होता है? तो cos 180 क्या होता है? तो यार cos 180 होता है आपका -1, सही है। cos 3 पाई बाई टू, cos
3 पाई बाई 2 क्या होता है 0 और cos 2 पाई, तो यार 2 पाई तो यही हो गया ना, तो ये 2 पाई पे क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा अब मैं कहता हूँ एक बात बताओ, मैंने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि cos ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होता है cos x, तो माइनस में भी इनकी यही वैल्यूज रहनी है, माइनस में भी इसकी यही वैल्यूज रहनी है, तो मैं सीधा सीधा ये नहीं बोल सकता पाई बाई 2 पे या फिर cos माइनस पाई बाई 2 पे 0 होगा या cos माइनस पाई पे ये होगा, cos माइनस 3 पाई बाई 2 पे ये होगा और cos माइनस 2 पाई पे यही होगा, ये कह सकता हूँ। अच्छा अब एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ तो यार ग्राफ बनाए, यहाँ बना देता हूँ, देखो इसको थोड़ी सी जगह ले दे क्या, तो ये है ये और ये है -1 से 1, सही है। अब यहाँ बनाते हैं ग्राफ, तो मैंने कहा देखो यार ये आपका x एक्सिस है, ये आपका क्या है y एक्सिस, यहाँ पे है +1, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 0, ये है पाई बाई 2, ये है पाई, ये है 3 पाई बाई 2, ये है 2 पाई और ये आगे जा रहा है माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 और -2 पाई, सही है। अब मैंने कहा देखो ना यार cos की वैल्यू 0 पे क्या है 1, तो 0 पे cos की वैल्यू क्या है 1, फिर cos की वैल्यू पाई बाई 2 पे 0 और माइनस पाई बाई 2 पे भी 0, तो पाई बाई 2 पे भी 0 है और माइनस पाई बाई 2 पे भी 0 है, cos की वैल्यू पाई पे भी -1 और माइनस पाई पे भी -1, तो पाई पे भी क्या है -1 और माइनस पाई पे भी क्या है -1, cos की वैल्यू -3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 दोनों पे क्या है 0, तो यहाँ पे भी वैल्यू है 0, यहाँ पे भी वैल्यू है 0, 2 पाई पे या -2 पाई पे क्या है 1, तो 2 पाई पे है वैल्यू आपकी 1, तो यहाँ कुछ ऐसा होगा और 2 पाई पे वैल्यू आपकी 1 है तो ये कुछ ऐसा होगा। अब क्या है मिलाना है ना, फिर से तो कर्व में मिलाना है, तो देखो इसको ऐसे मिला दिया, फिर इसको ऐसे मिला दिया, फिर इसको ऐसे मिला दिया और ये कुछ ऐसे जा रहा है, सही है। अच्छा इसको पीछे ले आओ, तो इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया और ये कुछ ऐसे जा रहा है, तो समझे cos का जो ग्राफ है ना ये हो गया आपका fx = cos x का ग्राफ। इसका समझ आया बना कैसे, देख लो अच्छे से। तो आगे चलते हैं, अब ना sin x हो गया cos x हो गया, अब tan x देखो, तो बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी, तो बच्चों देखो मैं इसका ना लॉजिक बताता हूँ बनता कैसे, sin x बाय cos x, tan x को ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैंने कहा tan x की मतलब x की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, बस मैं x की वैल्यू कुछ ऐसा ना रख दूं जिससे ये अनडिफाइन हो जाए, तो मैंने कहा ये होता है sin x बाय cos x। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि tan x कब कब पॉसिबल है, तो मैंने कहा नीचे वाला, ये जो नीचे वाला है ना ये 0 नहीं होना चाहिए, तो मैंने कहा ये जो cos x है ये 0 नहीं होना चाहिए, और cos x कहाँ 0 होता है 2n+1 पाई बाय 2, तो मैंने कहा x की कोई भी वैल्यू ले लो भाई साहब, लेकिन 2n+1 पाई बाई 2 मत लेना, तो मैंने कहा डोमेन में मैं सब के सब रियल नंबर्स रख सकता हूँ, लेकिन सिर्फ क्या नहीं रख सकता, तो मैंने कहा मैं 2n+1 पाई बाई 2 नहीं रख सकता, समझ आया। तो ये तो हमारा डोमेन हो गया। अब रेंज की बात करें तो मैंने कहा इसकी जो रेंज होती है ना वो ऑल रियल नंबर्स होती है, क्या होती है ऑल रियल नंबर्स, तो मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो ये दो बातें नोट करो फटाफट। अच्छा ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अब थोड़ी सी जगह तो चाहिए, तो मैंने कहा यही बना देते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया रेंज, रेंज हो गया आपका ऑल रियल नंबर, सही है। अब मुझे ना इसका ग्राफ देखना है, तो बच्चों ग्राफ के देना मुझे कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। ये बताओ tan की वैल्यू 0 पे क्या होगी, तो आप बोलोगे sin 0 बाई cos 0। अच्छा sin 0 होता है 0, ये होता है 1, तो tan 0 क्या हो गया 0। अच्छा tan की वैल्यू पाई बाई 2 पे क्या होगी, तो आप बोलोगे sin पाई बाई 2 अपॉन cos पाई बाई 2, सही है। और ये cos पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो हो गया 1/0, यानी ये क्या हो गया अनडिफाइंड। अच्छा फिर tan की वैल्यू पाई पे क्या होगी, तो आप बोलोगे sin पाई बाय cos पाई। अच्छा sin की वैल्यू n पाई पे 0, तो 0 के नीचे कुछ भी आंसर 0। अच्छा tan की वैल्यू 3 पाई बाय 2 पे क्या होगी, तो आप बोलोगे ये होगा sin ऑफ 3 पाई बाई 2 और cos ऑफ 3 पाई बाई 2। अब ये बताओ cos की वैल्यू 2n+1 पाई बाई 2 पे क्या होती है 0, तो किसी भी नंबर के नीचे 0 आ गया तो ये फिर से क्या हो गया अनडिफाइंड, सही बात है। और tan की वैल्यू 2 पाई पे क्या होगी, तो यार 2 पाई पे तो यही रिपीट हो जाता है, तो फिर से क्या हो गई 0, सही है। तो अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ देखना,
इसका ग्राफ यहाँ बना दूँ, थोड़ी सी जगह की कमी है बट कोई नहीं। देखो मैंने कहा ये है ग्राफ, ठीक है, और ये है आपका y एक्सिस, ये है आपका 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π, सही है। इधर आओ, -π/2, ये हो गया -π, -3π/2 और ये हो गया आपका -2π, सही है। अब ये बताओ बच्चों, tan की वैल्यू जब भी मैं tan की वैल्यू ये रखूंगा, x की वैल्यू 2n + 1 π/2 रखूंगा, जब ये अनडिफाइन हो जाएगा तो मैंने कहा चाहे तो मैं π/2 रखूं या 3π/2 रखूं, तो ये जो भी इस टाइप की वैल्यूज हैं इसमें tan की वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगी क्योंकि नीचे 0 बन रहा है, सही बात है। तो मैंने कहा इस वाली वैल्यू पे, इस वाली वैल्यू पे, इस वाली वैल्यू पे और इस वाली वैल्यू पे tan डिफाइन नहीं होगा, tan डिफाइन नहीं होगा तो उसको ग्राफिकली ऐसे दिखाओगे, डॉटेड लाइन से। इस डॉटेड लाइन का मतलब है कि इन वैल्यूज पे जो tan का फंक्शन है ना वो डिफाइन ही नहीं है, बता ही नहीं सकते। समझ आया आपको? समझ आया? अब मैंने कहा बच्चों एक बात बताओ, मैंने कहा tan 0 पे कितना है? 0, तो 0 पे क्या है? ये 0 पे क्या है? ये, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब मैंने कहा 0 पे ये है। अब मैं कहता हूँ जब मैं 0 से 90 की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ ना भाई, देखो ना, मैं कहता हूँ tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, फिर 1, फिर होता है √3। तो मैं कहता हूँ देखो इसकी वैल्यू, देखो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ना वैल्यू, मैं वैल्यू बढ़ रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ जब मैं tan की वैल्यू 0 से 90 की तरफ जाता हूँ ना, जब मैं 0 से π/2 की तरफ जाता हूँ ना, तो जो tan थीटा है वो बढ़ता है। tan थीटा क्या होता है? बढ़ता है। तो मैंने कहा tan थीटा यहाँ पे बढ़ेगा और मैंने कहा वो इससे टच नहीं होगा, ऐसे रहेगा। समझ आया? अब मैंने कहा जब मैं देखो यहाँ पे बढ़ रहा है तो यहाँ पे घटेगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, सही है, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब मैंने कहा यहाँ पे फिर से ये जो वैल्यूज है ना ये आगे की तरफ बढ़ेगी और पीछे की तरफ घटेगी। सेम ये वैल्यूज जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगी और पीछे की तरफ घटेगी। समझ आया आपको? तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा। अब बच्चों आगे चलते हैं। अब देखना cot x की बात करेंगे, जो fx है वो cot x। तो बच्चों इसका डोमेन क्या होगा? देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। cot x को मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x। कुछ भी करना है लेकिन नीचे 0 नहीं बनाना। तो sin को मुझे 0 नहीं बनाना। अच्छा sin 0 कहाँ बनता है? n पाई। तो मैंने कहा बच्चों x की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, बस n पाई नहीं रखूंगा। तो मैंने कहा जो डोमेन है ना उसको मैं सारे रियल नंबर्स रख सकता हूँ, डोमेन को मैं सारे रियल नंबर्स रख सकता हूँ, सिवाय क्या नहीं रख सकता? n पाई नहीं रख सकता। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि n पाई पे ये नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि नीचे 0 बनेगा। अब रेंज की बात करूंगा तो रेंज होगा आपका ऑल रियल नंबर्स। तो ऐसे दिखा दिया, सही है। अब बच्चों ना मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू चाहिए। मैं कहता हूँ बताओ जरा cot 0 क्या होगा? तो आप बोलोगे cos 0 बाय sin 0। तो 0/1 यानी ये वैल्यू क्या होगी? 0 होगी क्या? अच्छा होगी क्या? नहीं होगी ना? अरे कहाँ होगी? कैसी बातें कर रहा हूँ मैं अभी। तो बच्चों ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है? देखो डोमेन हो गई अपनी रियल नंबर्स -n पाई और रेंज हो गई आपकी ऑल रियल नंबर्स। अब ना मैं कुछ वैल्यूज चाहिए, तो मुझे ना सबसे पहले ये बताओ cot 0 क्या होगा? तो आप बोलोगे cos 0 बाय sin 0। cos 90 0 होता है और cos 0 1 होता है, sin 90 1 होता है और sin 0 0। तो किसी भी नंबर के नीचे 0 आ गया तो ये क्या हो गया? अनडिफाइंड। अच्छा क्या हो गया? अनडिफाइंड। यानी ये 0 पे क्या है? अनडिफाइंड। 0 पे क्या है? अनडिफाइंड। तो क्योंकि ये 0 पे ये 0 पे अनडिफाइंड है, क्योंकि ये 0 पे अनडिफाइंड है, तो मैंने ना यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दी। ये डॉटेड लाइन दिखाती है अनडिफाइंड, सही है। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, ये 0 पे अनडिफाइंड पता है क्यों हुआ? क्योंकि नीचे 0 आ गया और मैंने कहा नीचे साइन की वैल्यू 0 आई है, और साइन की वैल्यू कहाँ 0 होती है? n पाई पे। तो बच्चों जब n पाई की बात होगी साइन की वैल्यू 0 होगी, और जब साइन की वैल्यू 0 होगी ये अनडिफाइंड होगा। तो मैंने कहा 1 पाई, 2 पाई,
3 पाई, ये जितनी भी वैल्यूज होगी ना इन सब पे साइन की वैल्यू 0 होगी, और क्योंकि नीचे 0 आ गया इसलिए ये भी तो अनडिफाइन हो गया। तो मैंने कहा 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पे कॉट क्या होगा, अनडिफाइन। तो मैंने कहा ये रहा 1 पाई और ये रहा -1 पाई, भाई माइनस का ही तो फर्क है, ये रहा -2 पाई और ये क्या है प्लस का 2 पाई। तो इन सब पे क्या होगा, अनडिफाइंड, ऐसे दिखा दिया। अच्छा अब बच्चों मुझे एक चीज और समझाना, यहाँ पे ये बताओ, मुझे ये बताओ 90 पे क्या वैल्यू होगी 90। तो मैंने कहा कॉट π/2 क्या होगा, तो आप बोलोगे कॉट π/2 होगा cos π/2 sin π/2 और ये हो गया 0/1, तो वैल्यू क्या हो गई 0, सही है, वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई, वैल्यू 0। तो मैंने कहा कि 90 पे, अच्छा अब मैंने कहा कॉट की वैल्यू 0 कब कब होगी, जब जब ऊपर वाले कॉस की वैल्यू 0 होगी, और कॉस की वैल्यू 0 कहाँ होती है, तो इसकी होती है π/2 3 π/2 5 π/2, इन सब पे 0 होती है ना, 2n + 1 π/2। तो मैंने कहा π/2 पे वैल्यू होगी 0, 3 π/2 पे वैल्यू होगी 0, -π/2 पे वैल्यू होगी 0 और -3 π/2 पे वैल्यू क्या होगी 0, सही है। अच्छा अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जो tan का ग्राफ था वो कुछ ऐसे जा रहा था ना, तो कॉट का कुछ ऐसे जाएगा। यहाँ पे देखो इससे टच तो नहीं होगा, इससे टच तो नहीं होगा, ऐसे 0 से पास होते हुए ऐसे निकल जाएगा, इससे टच तो नहीं होगा, 0 से पास होते हुए कुछ ऐसे निकल जाएगा, इससे ऐसे टच तो नहीं होगा क्योंकि वो इन्फिनिटी चली जाएगी और ऐसे निकल जाएगा, और ये वाला ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, समझ आया। तो ये किसका ग्राफ है, ये है fx = cot x, ठीक है, इसे देख लो। तो बच्चों आगे चलते हैं, अब देखना, अब हम बात करेंगे fx = sec x की, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो बच्चों एक बात बताओ sec क्या होता है, तो sec होता है 1/cos। तो मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, बस cos 0 नहीं होना चाहिए, cos क्या नहीं होना चाहिए 0, और cos 0 कहाँ होता है 2n + 1 π/2। तो मैंने कहा इसका डोमेन ना सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, बस क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, सही है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, ये हो गया भाई इसका डोमेन। अब इसका रेंज क्या होगा, तो बच्चों सुनो, इसका जो रेंज है ना वो होता है आपका -∞ से -1, सही है, फिर उसके बाद 0 नहीं होता, फिर 1 से शुरू होके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये यहाँ से यहाँ तक होता है और यहाँ से यहाँ तक होता है, इनको साथ में ऐसे लिखोगे -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, समझे ऐसे। अब मैंने कहा ये हो गया। अब मैंने कहा देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो बच्चों ना पहले मुझे थोड़ी सी बातें आप बताना, यहाँ पे पूछता हूँ मैं आपसे, ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछूं कि जब x की वैल्यू है π/2 3 π/2 5 π/2, तो इसकी वैल्यू क्या है, तो मैंने कहा जब जब x की वैल्यू 2n + 1 π/2 है ना, cos 0 हो जाता है, और जैसे cos 0 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इन सब वैल्यूज पे जो sec x है वो क्या हो गया अनडिफाइंड। तो मैंने कहा π/2 3 π/2 5 π/2, तो मैंने कहा π/2 पे ऐसे बना दो, 3 π/2 पे ऐसे बना दो, और पॉजिटिव में बना रहे हो तो नेगेटिव पे भी बना दो, तो ये तो हो गया अनडिफाइंड, सही है। अब मैंने कहा आगे चलो, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये है +1 और यहाँ पे मैं इसको बनाता हूँ -1। मेरे को एक बात बताओ कि ये जो sec है इसकी वैल्यू 0 पे कितनी होगी, sec की वैल्यू 0 पे कितनी होगी, तो आप बोलोगे sec होता है 1/cos, तो ये हो जाएगा 1/cos 0, और cos 0 तो 1 होता है, यानी sec 0 की वैल्यू है +1। यानी बच्चों जब sec की वैल्यू इस 0 पे चेक किया ना, इस 0 पे, तो वैल्यू कितनी आई +1। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा अब मैं कहता हूँ ये बताओ sec की वैल्यू पाई पे 2 पाई पे -पाई पे क्या होगी, तो मैं कहता हूँ sec की वैल्यू अगर मैं पाई पे देखूँ, पाई पे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, देखो sec की वैल्यू अगर मैं पाई पे देखूँ, सही है, या फिर मैं सीधा sec की वैल्यू n पाई पे देखूँ, कितने पे देखूँ n पाई, तो ये होगी -1। क्या होगी -1, क्यों होगी -1, तो sec होता है 1/cos, sec क्या होता है 1/cos। अब पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई पे cos क्या होता है -1, तो sec भी क्या हो गया -1। तो मैंने कहा अगर मैं इस पाई पे वैल्यू देखूंगा ना तो मुझे मिलेगी -1, ठीक है। इस 2 पाई पे देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगी -1, ठीक है। यहाँ आता हूँ तो इस पे भी मुझे क्या मिलेगी -1, ऐसी बनेगी। अच्छा अब देखो, अब मेरे को यार थोड़ी सी जगह चाहिए, थोड़ा सा तो आप भी समझते हो कमी है थोड़ी सी जगह की,
जगह की कमी है, दिल की कमी नहीं है कोई, है ना। वाह भैया वाह, क्या डायलॉग मार दिया। चलो ठीक है, अब इसको बनाएं तो यार बनाओगे कैसे? अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ, क्या बताओगे? तो यार मैं ही बताता हूँ। देखो मैंने कहा ये वैल्यू है +1, ये वैल्यू है -1, ये वैल्यू है -1, ये सब वैल्यू है अनडिफाइंड। अब इन्हें बनाओगे कैसे? तो मैं कहता हूँ सुनो मेरी बात सुनना, मैं कहता हूँ जब मैं सेक की वैल्यू 0 पे देखता हूँ ना, तो मेरे को एक बात का जवाब देना, मैं यहाँ पूछता हूँ, जब मैं 0 से 90 की तरफ जाता हूँ तो सेक की वैल्यू बढ़ेगी कि सेक की वैल्यू घटेगी? तो आप बोलोगे सेक की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो सेक है ना वो 1/cos होता है, और जब मैं 0 से 90 की तरफ जाता हूँ ना तो cos की वैल्यू घटती है। अब किसी नंबर के नीचे वाली वैल्यू घटती है तो ओवरऑल वो नंबर क्या होता है? बढ़ता है। तो मैं कहता हूँ जब मैं यहाँ पे देखता हूँ ना इस जगह, तो यहाँ पे तो ये वैल्यू है, अब यहाँ से वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करेगी, लेकिन इससे टच नहीं होगी, ऐसे बढ़ेगी और ऐसे। समझ आया आपको? समझ आया आपको? ये बात समझे? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैं कहता हूं देखो यहां पे देखो, ऊपर ऐसे जा रही है तो नीचे ऐसे जाएगी। समझ रहे हो? समझे? ये बात समझे? तो बस यही बता रहा था मैं आपको कि यहां पे ऊपर होगा और यहां पे नीचे होगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया? ये हो गया ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू sec x। ठीक है, इसे बना लो, समझना। अब मैं कहता हूँ cosec x की बात करता हूँ, तो cosec को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/sin x। अब मैंने कहा sin x 0 नहीं होना चाहिए, तो sin x 0 कहाँ होता है? जब x होता है n पाई। तो मैंने कहा डोमेन कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बस n पाई नहीं होना चाहिए। सही है, डोमेन हो गया। रेंज क्या होगा? तो बच्चों वही -∞ से -1 और +1 से +∞। सही है। अब बच्चों ना मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज चाहिए, तो मैं कहता हूँ cosec की वैल्यू n पाई। तो मैं कहता हूँ यार n पाई पे तो sin 0 होता है, और जैसे ये 0 हो गया ये वाली वैल्यू अनडिफाइन हो गई। तो cosec की वैल्यू 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई पे क्या हो गई? अनडिफाइन। तो मैं कहता हूँ इसकी वैल्यू 1 पाई 2 पाई और इस पे क्या हो गई? अनडिफाइंड हो गई। अच्छा अब बच्चों देखो cosec 0 क्या होगा भाई? cosec 0 होगा 1/sin 0। फिर से sin 0 क्या होता है? sin 0 होता है 0, तो 1/0 ये भी क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो यानी प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों, अकल के कच्चों, छोटे छोटे बच्चों, आगे क्या होगा? बना दो आगे खुद। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे भी ये क्या हो गया? नॉट डिफाइंड। सही है, आगे चलो। अब मैं कहता हूँ cosec π/2, तो ये होगा 1/sin π/2, और ये वैल्यू क्या देगा? +1। तो मैं कहता हूँ π/2 पे जो वैल्यू, मान लो मैं कहता हूँ ये वाली वैल्यू यहाँ +1 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या देगी? +1। अच्छा अब -π/2 पे क्या देगी? तो 1/, अब बच्चों मैंने आपको बताया था sin -sin π होता है, तो ये हो जाएगा 1/-sin π/2, तो ये हो जाएगा -1, यानी cosec -π/2 देगी -1। तो मैं कहता हूँ मान लो यहाँ पे -1 है, तो मैं कहता हूँ ये वाली वैल्यू क्या हो गई? -1। सही है क्या? सही है। अच्छा अब इसके बाद ग्राफ बनाते हैं। तो देखो ग्राफ बनेगा कैसे? तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ये हो जाएगी और यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू हो जाएगी। सही है क्या? अच्छा, और यहाँ पे भी हो जाएगी ये वाली वैल्यू। तो अब बच्चों देखो कुछ नहीं करना, यहाँ से आप ऐसे बना दो और यहाँ से आप ऐसे बना दो। सही है, यहाँ से फिर ऐसे बना दो और यहाँ से ऐसे बना दो। अब आप बोलोगे भैया आपको तो पता है कैसे बनाना है, हमें कैसे पता चलेगा? मैं हूं ना, सुनो। देखो मैंने कहा कि जब मैं cosec की वैल्यू 90 पे देखता हूँ ना तो वो 1 आती है। अब मैंने यहाँ से ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि सुनना क्या हुआ, जब मैं π/2 से पाई की तरफ गया ना तो cosec की वैल्यू बढ़ी, और π/2 से 0 की तरफ आया फिर भी बढ़ी, लेकिन π/2 पे कम है। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी सेम केस, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर की तरफ बढ़ी है तो नीचे की तरफ घटेगी ना भाई। ऊपर की तरफ अगर बढ़ी है तो नीचे की तरफ घटेगी। सही है, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी अपना खत्म होता है। ठीक है, अब बच्चों देखो इसके आगे क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है। अब इसके बाद जो होगी ना 3.2 की इंट्रोडक्शन में जितना कंप्लीट कॉन्सेप्ट था ना, इससे बेटर वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ठीक है,
तो इतना एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, इसे अच्छे से समझना है। मैं अभी साइड हो जाऊंगा, अच्छे से लिख देना। और 3.2 के अब जो एग्जांपल्स हैं, सुनो 3.2 एक्सरसाइज से पहले कुछ एग्जांपल्स भी तो हैं, वो भी तो करेंगे, वो कराऊंगा अगले पार्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद 3.2 का सॉल्यूशंस, फिर 3.3 इंट्रोडक्शन, फिर 3.3 का सॉल्यूशन, फिर मिसलेनियस वगैरह सब कराऊंगा, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझो और इसको 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से देखो। ये सब ग्राफ कैसे बने लॉजिकली समझाया, रटना कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।